आज का टॉपिक है डिफेंस इंडिजनाइजेशन, मतलब रक्षा के क्षेत्र में स्वदेशीकरण के संदर्भ में हम बात करेंगे। तो स्वदेशीकरण क्यों ज़रूरी है, हमने क्या क्या उसके लिए स्कीम्स बनाए हैं, क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं स्वदेशीकरण के मामले में, उनको हम कैसे डील कर सकते हैं, मतलब वे फॉरवर्ड क्या होगा। इस पूरी तरीके से एक हम अपना मेंस का आंसर कवर कर लेंगे। तो हमारे बारे में कुछ बेसिक जानकारी है। मेरा नाम शिवम है, बाकी डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू यहाँ से करते हैं कि स्वदेशीकरण की ज़रूरत क्या है। स्वदेशीकरण की ज़रूरत इसलिए कि एक रिपोर्ट है वर्ल्ड में, सिप्री के अनुसार भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। हथियार आयातक देश है तो मतलब क्या है कि भारत अपना फॉरेक्स रिजर्व का काफ़ी बड़ा हिस्सा बाहर दे देता है, क्योंकि बाहर से आयात कर रहे हैं तो हमारा व्यापार घाटा होगा, व्यापार घाटा होगा तो फॉरेक्स रिजर्व हमारा कम होगा, फॉरेक्स रिजर्व कम होगा तो इकोनॉमी की स्टेबिलिटी कम होगी। तो एक ये इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं कि क्या इम्पेक्ट हो रहा है। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से हम ये भी देख सकते हैं कि जो एक डिफेंस इंडस्ट्री है वो एक प्रोपल्सिव इंडस्ट्री का मतलब ये है कि यदि कि इंडस्ट्री डिफेंस इंडस्ट्री है तो इससे रिलेटेड या इससे जो संबंधित गतिविधियाँ हैं उसकी वजह से बहुत सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ या फिर अन्य इंडस्ट्री भी डेवलप होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा रोज़गार डेवलप होगा और अन्य क्षेत्रों में मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिफेंस में कोई इंडस्ट्री डेवलप हो रही है इंडिया में तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। लेकिन इकोनॉमी के साथ साथ में कुछ सुरक्षात्मक पहलू भी ज़रूरी है, जिसे हम परपेचुअल डिफेंस बोलते हैं। जैसे हमने राफेल मंगाया फ्रांस से, अब फ्रांस से राफेल मंगाया है तो उसके जो कल पुर्जे हो गए, मतलब उसके जो पार्ट्स हो गए या फिर उसका मेंटेनेंस हो गया, इस टाइप की चीज़ों के लिए हमें अब क्या है, फ्रांस के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं। लेकिन ये कभी ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है या फिर ऐसा कुछ हो जाता है जिससे हमारे फ्रांस के रिलेशंस इतने अच्छे नहीं रहे जितने अच्छे अभी हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारे ये हथियारों के लिए मेंटेनेंस और पार्ट्स के संदर्भ में हमें काफ़ी समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ विदेश नीति की स्वायत्ता के लिए भी ज़रूरी बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी S-400 के संदर्भ में हम देख सकते हैं, S-400 के संदर्भ में ये देख सकते हैं कि रसिया से S-400 आना था, बट USA के कार्टसा एक्ट के तहत, जो USA था उसके कार्टसा एक्ट के तहत हम ये रूस, ईरान या नॉर्थ कोरिया से कोई भी हथियार आयात करते हैं तो, या फिर कोई भी और व्यापारिक साझेदारी करते हैं तो हमारे ऊपर क्या लगेगा, वो लोग प्रतिबंध लगा देंगे। तो रसिया से S-400 मंगाने के लिए हमने काफ़ी ज़्यादा निगोशिएशन करना पड़ा USA के साथ में। ये हम खुद ही अपने देश में डेवलप करने में सक्षम होते तो यहाँ पे इतना नेगोशिएशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आगे इसमें देखते हैं कि समस्याएं क्या हैं। समस्या ये है कि जो हमारी डिफेंस इंडस्ट्री है, डिफेंस इंडस्ट्री में 4 मेन पिलर होते हैं। एक जो उसको यूज़ करने वाले सैनिक हो गए, उसको डिज़ाइन करने के लिए DRDO हो गया, उसको बनाने के लिए पब्लिक सेक्टर यूनिट और प्राइवेट सेक्टर की कुछ कंपनियां हो गई जैसे टाटा, और टेक्नोलॉजी और उसमें R&D के लिए एकेडमिया हो गया। एकेडमिया मतलब हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर और जो भी रिसर्च करने वाले इंस्टीट्यूशंस हो गए जैसे IISc या फिर और कोई। तो इसमें समस्या क्या है कि ये जो चारों पिलर हैं ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं जितने अच्छे से करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है, अत्यधिक विलम्ब होता है। जैसे पता चला कि आर्म फोर्स है, उसको लगा कि अभी सियाचिन बहुत ऊपर है और हमें एक ऐसा हेलीकॉप्टर चाहिए जिस वहाँ पे लैंड कर सके, वहाँ से ऊपर आ सके, और उसकी ज़रूरत को, तो उस ज़रूरत को लेके डिज़ाइन के पास में, मतलब DRDO के पास में या फिर एकेडमिया के पास में, कि उनकी नीड क्या है वो पहुंचाने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसका जो विकास का कार्यक्रम होता है वो चलने में बहुत ज़्यादा देरी होती है। उसके बाद क्या है कि जो तीसरा पॉइंट ये है कि प्रॉब्लम में जो हमारा डिफेंस इंडस्ट्री है या डिफेंस सेक्टर है उसमें जो FDI जो है ना बहुत लिमिटेड है। तो FDI लिमिटेड है तो उसकी वजह से क्या होता है, बाहर से इनोवेटिव आइडियाज़ नहीं आ पाते हैं। उसकी वजह से क्या है कि इस क्षेत्र में जो स्पेशलाइजेशन चाहिए वो नहीं आ पाता है, और जो भी और पब्लिक सेक्टर यूनिट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी इसमें व्याप्त है। जैसे रेटिज्म का इशू हो गया,
इस टाइप से क्या होता है ना, उसके बाद क्या है, पब्लिक सेक्टर यूनिट ही बहुत ज़्यादा है तो कंपटीशन का फीलिंग कम है, कंपटीशन कम है, प्रतिस्पर्धा कम है, तो भी इनोवेशन में के लिए जितना मोटिवेशन चाहिए होता है उतना मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। तो ये भी इसकी एक समस्या है। उसके बाद में हम देख सकते हैं कि और क्या क्या मुद्दे हैं, जैसे टेक्निकल मुद्दे हैं, जैसे कोई तकनीक बनानी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, इनोवेशन के लिए फंड चाहिए होगा, स्किल चाहिए होगी, स्किल मतलब ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होगा। तो हमारे पास में ह्यूमन रिसोर्स कम होता है क्योंकि हमारे यहाँ जो मेन ब्रेन है वो ब्रेन ड्रेन की समस्या है, ब्रेन ड्रेन की समस्या है। उसके अंदर फंड में देखें तो हम अपने जो R&D है उसके लिए मात्र अपने GDP का 0.7% ही खर्चा करते हैं। ये तो हम डिफेंस में ये टोटल R&D का खर्चा है। तो हम ये डिफेंस सेक्टर में भी देखें तो कोई स्थिति जो है काफ़ी अंतर नहीं है, लगभग सेम स्थिति दिखती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसको डील करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम 2020 में एक पॉलिसी लेके आए हैं जिसका नाम है डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020। इसके तहत टारगेट ये रखा गया है कि 2025 तक $25 बिलियन का टर्नओवर करना है, जिसमें से $5 बिलियन का हमें एक्सपोर्ट करना है। तो ये 2020 की पॉलिसी है। इसके तहत कुछ कदम सजेस्ट किए गए जिसको हम वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं, आगे देखते हैं। लेकिन ऑलरेडी क्या क्या कदम उठाए जा चुके हैं कि जैसे प्रोडक्शन के लिए हमारे पास में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हमने बना ली है, पब्लिक सेक्टर यूनिट जैसे HAL है, MDSL है, प्राइवेट सेक्टर में जैसे टाटा हो गई। यदि HAL का एग्जांपल देखें तो अभी जो हेलीकॉप्टर आया है प्रचंड, जो सियाचिन के क्षेत्र में भी जाकर लड़ाई लड़ सकता है, वहाँ पे हमारी सप्लाईज पहुँचा सकता है या फिर वहाँ पे अटैक कर सकता है। ये वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर जाके वॉर कंडक्ट कर सकता है, लड़ाई कर सकता है। तो ये वर्ल्ड का फर्स्ट है और भारत इसी के साथ में विश्व का 7वां ऐसा देश बन गया जिसके पास में मतलब युद्ध लड़ने वाला हेलीकॉप्टर जिसको बोलते हैं कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर बनाने की कैपेसिटी है। तो हमारे प्रोडक्शन लेवल पे हमने क्या क्या काम किया ये हो गया। अब प्रोडक्शन के साथ साथ में उसको डिज़ाइन बनाने की भी ज़रूरत होगी। तो डिज़ाइन बनाने का काम कौन करता है, DRDO करता है, या फिर जो आर्म्ड फोर्सेस है उनके अंदर भी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है कि उनकी जो स्पेसिफिक नीड है उसके हिसाब से वो डिज़ाइन करते हैं और उसके बाद में वो DRDO से कंसल्ट करते हैं। इसके एग्जांपल देख लेते हैं, जो पृथ्वी मिसाइल हो गई, अग्नि मिसाइल हो गई, तेजस मिसाइल हो गई, ये सारे डिज़ाइन जो है DRDO ने ही किया है। अब इसके साथ ही क्या है, तो घरेलू उद्योग और बढ़े हैं डिफेंस सेक्टर में, उसके लिए क्या गया, कुछ उनकी जो खरीद नीति है, प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया है, उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। जैसे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए नेगेटिव लिस्ट का कॉन्सेप्ट लाया गया। नेगेटिव लिस्ट का मतलब ये है कि जो भी प्रोडक्ट को नेगेटिव लिस्ट में डाला जाएगा वो प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ घरेलू उद्योग से ही लिए जाएंगे, खरीदे जाएंगे, उनका बाहर से आयात प्रतिबंधित कर दिया गया है पूरी तरीके से। इसी के साथ में कुछ और नीतियाँ लाई गई, जैसे मेक इन इंडिया नीति है, स्टार्टअप नीति है, IDEX है। तो इस तरीके के स्टेप्स लेके हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ सकें। डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है यूपी और तमिलनाडु में। अभी हमने आगे पीछे बात किया है कि 2020 में एक पॉलिसी आई है, उस पॉलिसी में जो जो रिकमेंड किया गया है उसको हम एज अ वे फॉरवर्ड के रूप में यूज़ कर सकते हैं। खरीद नीति में क्या है, जो निगेटिव लिस्ट अभी मैं बोल रहा था, निगेटिव लिस्ट जो है उसका प्रावधान है, लेकिन इसके साथ ये भी बोला गया कि हर साल नेगेटिव लिस्ट में जो भी आइटम है उनको कंटिन्यूस बढ़ाया जाएगा। जैसे इस साल 10 आइटम है तो अगले साल उसको बढ़ा कर 12 कर दिया जाएगा, फिर बढ़ा कर 18 कर दिया जाएगा, फिर 20। इस तरीके से क्या होगा कि हमारी आयात पर निर्भरता कम होगी और स्वदेशी उद्योगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल पाएगा। दूसरा क्या, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाया जाएगा कि किसी भी प्रोजेक्ट को, मतलब कोई हथियार चाहिए तो उसको समय, उसका सही से प्रबंधन हो सके, सही समय पे उपलब्ध हो सके सेना के लिए, उसके लिए पूरा का पूरा प्रोग्राम होगा। स्टार्टअप और MSME एक बहुत अहम पार्ट रखता है, तो उनको भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। उनको प्रोत्साहन कैसे दिया जाएगा, उनकी जो भी DRDO से तकनीकी बनेगी या फिर ISRO से तकनीकी जो डेवलप होगी तो उसमें सहयोग किया जाएगा, उनको दिया जाएगा, उनसे विकास करने की बात की जाएगी। और जो हमारा नेगेटिव लिस्ट है उसके तहत भी इनका डेवलपमेंट होगा इनका, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। जैसे अभी हमने डील किया है वियतनाम के साथ में, इसी टाइप की डील हम और राष्ट्रों के साथ में भी कर सकते हैं। उसके बाद में हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है, जो अभी 1% से भी कम है, उसको बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ा सकते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, ईज़ ऑफ बिजनेस करना पड़ेगा और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी
और मटेरियल भी उनको सही समय पे उपलब्ध कराना होगा। इसके लिए भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जिसमें सरकार भी सहयोग करे और प्राइवेट सेक्टर तो सहयोग करेगा ही करेगा। अब R&D करने के लिए क्या है, R&D करने के लिए कुछ टारगेटेड मिशन चलाए जाएंगे। टारगेटेड मिशन क्या है, जो बहुत ही क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, जिस पे सुरक्षा के जिस पे भविष्य के युद्ध जिस पे आधारित होने वाले हैं, जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल्स, 5th जनरेशन फाइटर जेट्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, इस टाइप के जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं उनको टारगेट मतलब उनको मिशन मोड में पूरा किया जाएगा। मिशन मोड पे चीज़ें की जाएंगी ताकि वो जब इनकी ज़रूरत हो तब हमारे पास में वो उपलब्ध हो। दूसरा एक कॉन्सेप्ट है लैब टू लाइन। लैब टू लाइन का कॉन्सेप्ट ये है कि जो चीज़ें लैब में बनी है उनको एक्चुअली ग्राउंड में वैसा का वैसा उपस्थित कराना बना के, ताकि हेल्प हो सके हमारी सेनाओं की। तो ये वो कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में अगला इसके तहत एक पिलर है जिसमें बात की गई, वो है ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स एलोकेशन। ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स एलोकेशन का मतलब ये है कि जैसे 100 रुपये आया है टोटल सरकार से, तो उसका एक पार्ट डोमेस्टिक क्षेत्र के लिए फिक्स कर दिया जाएगा कि डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर सही से होगा, और ये एक्सपेंडिचर सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक के लिए होगा, इसके बाहर के लिए यूज नहीं होगा, और ये मैंडेटरी होगा कि ये पूरा पूरा खर्चा करना है। इससे क्या होगा कि वही डोमेस्टिक खर्चा होगा तो स्वदेशीकरण ही बढ़ेगा। तो हम इसको एक ऐसा वे फॉरवर्ड के रूप में लिख सकते हैं। तो एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये कवर होता है। अब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। आगे हमारा प्लान ये है कि ये जो मेंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेकर उसको होलिस्टिकली कवर करने का जो आइडिया है वो कंटिन्यूस चलता रहेगा। उसके साथ ही प्रीलिम्स का जो PYQs होते हैं उससे रिलेटेड हम लोग एक सीरीज़ लेके आने वाले हैं। इसी प्रोग्राम के पैरेलल अलग से वीडियो लेके आएंगे। जैसे मैंने 2 बार प्रीलिम्स ऑलरेडी क्वालिफाई किया हुआ है, तो एक बेसिक आइडिया है कि कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ जगह पे ट्रिक्स कैसे यूज़ होती हैं। तो उन वीडियोज़ में हम लोग इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।